बोर्ड में कौन से सेंटेंसेस दिए गए थे वो एक नंबर हम यहाँ सुरक्षित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमें दिया गया है वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स। यह सेंटेंस 2009 में आया था। ठीक, अधिकतर बोर्ड में जो सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव आए हैं वो हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से दिए गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको बीइंग लगाना ना आए और आपका वाक्य गलत हो जाए। देखिए आप कैसे हल करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस को। तो आप जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएं तो आप अपने दिमाग में 4 नियम लगा लें। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन कर लें और जो ऑब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर शीट में लास्ट पेज में आप पहले रफ में बनाइए ताकि आपका कोई भी सेंटेंस गलत ना हो। तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निकाल लिया। पहला नियम एक्टिव से पैसिव का क्या होता है, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन एक तरफ से दूसरी तरफ भागता है और रन कंप्लीट होता है, वैसे ही जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपस में बदलते हैं तो आपका पैसिव बनता है। हमने सबसे पहले क्या ले लिया, स्टाम्प्स। क्या ले लिया, स्टाम्प्स। स्टाम्प्स को हमने आगे ले लिया और वी। अब देखिए प्रोनाउन जो होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट होते हैं। ये 7 प्रोनाउन होते हैं। इन 7 प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वैसे ही वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यानी जब वी ऑब्जेक्ट पर आएगा तो वो अस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्या करना है, दूसरा काम। ये पहला नियम हो गया, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल लिया। अब आपको क्या करना है, यहां वर्ब को देखना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है या आईएनजी फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है। आपको चारों वर्ब यहां देख लेना है। वर्ब का फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि आईएनजी फॉर्म है। अगर आपने ये सही देख लिया तो आपका एक्टिव से पैसिव सही बनेगा। आपने देखा यहाँ आईएनजी फॉर्म है, तो जब भी आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिले तो आपको यहाँ पर बीइंग लिख लेना है। क्या लिख लेना है, बीइंग लिख लेना है। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिले तो आपको बीइंग लिख लेना है और अगर आपको वर्ब का थर्ड मिले तो यहाँ बीन लिख लेना है। क्लियर है? और जो क्रिया यहाँ दी है उसको आप ज्यों का त्यों उतारेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो कैसा है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, स्टाम्प्स। तो स्टाम्प्स क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग कर देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर स्टाम्प होता, एक होता, तो फिर हम यहाँ आर नहीं, हम यहाँ इज का प्रयोग करते। ध्यान देना, ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें इसको कोऑर्डिनेट करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो यहाँ दिया है सो वही लिख दिया। अधिकतर केसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो वर्ब है वो ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन एक बार रोक करके आपको इन दोनों का कोऑर्डिनेशन देख लेना है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब आपको तीसरा नियम लगाना है। पैसिव का तीसरा नियम सिर्फ और सिर्फ ये होता है, जो अखंड नियम है वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ जो वर्ब दी हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो आईएनजी रूप में हो, हमें पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, थर्ड फॉर्म लगा दिया, कलेक्टेड कर दिया और फिर इसके बाद हमने लगाया बाय और अस हमारा पहला लिखा ही था और हमारा आंसर बन गया स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। यह सेंटेंस 2009 में पूछा गया था। 2009 मतलब आज से 14 साल पहले वाले अंग्रेजी के पेपर में यह वाक्य आया था। ज़्यादातर क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पिछले क्वेश्चन पेपर से आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि यदि आईएनजी वाला आपको वर्ब मिलता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो आपको बीइंग बहुत अच्छे से लगा कर आना है। इस बात पर आप पूरा फोकस रखिएगा। ठीक है, और अगर मान लो अन्य प्रकार का आता है तो आपको क्या करना है, इसका चैट देखना, ये चैट आ तो रहा है ये नीचे।
ठीक है, तो मैं आपके चैट बॉक्स से भी रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है प्लीज़ सर प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट इंटेरोगेटिव। हाँ, सृष्टि पूछ रही है कि इंटेरोगेटिव के बारे में भी बता दीजिए, तो हम इंटेरोगेटिव के बारे में भी आपको एक्टिव पैसिव बता देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला 2009 के बी सेट। पहले क्या होता था कि 2009 में ABCD सेट आते थे, उसमें आपको यह पहला सेंटेंस है। अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस आपका, एक कपड़ा और लाना यार इसको पोंछने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस क्या है, समबडी। ये भी आपको ध्यान रखने वाला सेंटेंस है, ध्यान देना। ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाते हैं MP बोर्ड में, जिनमें कुछ ना कुछ अलग होगा। वो इतने सिंपल नहीं होंगे जितने सिंपल आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको यह वाक्य दिया गया था सन 2009 में बी सेट में। क्लियर है, somebody cleans the room yesterday, somebody cleans the room every day। सॉरी, यहाँ पर दिया गया है every day। ठीक है, चलिए तो अब ये सेंटेंस दे करके बोर्ड क्या चाह रहा है, बोर्ड चाह रहा है कि आप इसको गलत कर दें। कैसे, अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वर्ब को देखना है। वर्ब क्या है, क्लीन्स। तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लीन। वर्ब के उस तरफ जो कुछ भी हो वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के इस तरफ जो कुछ भी हो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, द रूम और एवरी डे। अब क्या होता है, बोर्ड में यहाँ पर इतना लंबा सेंटेंस इसलिए दिया ताकि क्या है, आप एवरी डे को आगे लिख दो और समबडी को पीछे लिख दो। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ छात्राएं ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं, एक्टिव पैसिव आया सो आगे पीछे कर देना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। लेकिन ध्यान दीजिए, समय सूचक शब्द नंबर 1, यदि आपके एक्टिव वॉइस में समय सूचक शब्द है, जैसे एवरीडे है, यस्टरडे है, जस्ट है, नाउ है ना, तो ये शब्द आपके पैसिव बनने में कोई भूमिका नहीं निभाते। ये बेचारे यहीं के यहीं खड़े रहते हैं, इसलिए इनको कहीं भी आप यहाँ वहाँ ना करें। ठीक, तो आपको कहाँ से सेंटेंस क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है। तो हम द रूम को कहाँ ले आएंगे, आगे। क्लियर है, चलिए ये द रूम आ गया आगे। अब मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर आएगा, यदि सेकंड फॉर्म हो तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आएगा। हमें लिखा है क्लीन, क्लीन्स लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज लगा देंगे। ध्यान दीजिए, यदि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक लगाना है जो सब्जेक्ट को चाहिए हो। द रूम एक है तो हमने इज लगाया है, यदि यहाँ पर रूम्स लिखा होता तो हम आर लगा देते। अब क्या करें, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हमेशा एक्टिव से पैसिव में हम क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, क्लीन। द रूम इज क्लीन्ड। अब आती है बात बाय लगा करके आगे के सब्जेक्ट को जोड़ने की। तो अब एक नियम सुन लीजिए अच्छे से, इसी से बोर्ड ने ये वाक्य दिया है। वो क्या है, वो ये है कि आप जब भी कर्ता के रूप में एक्टिव वॉइस में somebody, everybody, nobody या फिर आपको everyone, no one, someone ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं, दे मिलता है, वी मिलता है, तो आपको इनको वाई के साथ पैसिव में नहीं लिखना है। फिर से सुन लीजिए, यदि आपको एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में एवरीवन, समवन, नो वन या फिर आपको समबडी, नोबडी ऐसे कर्ता मिलते हैं, दे मिलता है, वी मिलता है, तो आपको बाय के साथ यहाँ लिखने की ज़रूरत पैसिव में नहीं है। अब क्या बचा है, एवरीडे, तो हम यहाँ पर एवरीडे लिख देंगे और हमारा वाक्य पैसिव बन गया क्या, द रूम इज़ क्लीन्ड एवरीडे, यानी रूम रोज साफ किया जाता है। तो हमें बाय के साथ समबडी नहीं लिखना है और एवरीडे को फिर जोड़ देना है। ये आपका आंसर है, द रूम इज क्लीन्ड एवरीडे। ठीक है, यहाँ पर पोस्टर का पूछ रहे हैं, पूजा पूछ रही है पोस्टर का, सर बाय अस फॉर्मर गेमिंग। हाँ, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि आपको दे और वी मिले तो बाय अस करके नहीं लगाना। आप लगाएंगे तो ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन आप मत लगाइएगा दे और वी, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, नोबडी, इन सब को आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा बाय के साथ पैसिव वॉइस में।
ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इनको हम बाय के साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम चल रहे हैं 2010 में क्या आया। 2010 में आपको दिया गया पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। यहाँ पर पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, ये सेंटेंस 2010 में दिया गया था पैसिव बनाने के लिए। क्यों दिया पीपल, क्योंकि यदि आपका एक्टिव वॉइस में करता पीपल है तो वो पैसिव वॉइस में बाय के साथ नहीं लिखा जाएगा, इसलिए बोर्ड आपको ऐसे सेंटेंसेस देता है जिसमें कुछ ना कुछ आपको समझने में तकलीफ हो। कुछ नहीं, अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिया। क्रिया क्या लिखी है, प्ले। क्रिया के उस तरफ वाला भाग सब्जेक्ट, इस तरफ वाला भाग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास क्या है, क्रिकेट। सब्जेक्ट के रूप में आपके पास क्या है, पीपल। तो निश्चित रूप से हम क्रिकेट को कहाँ ले जाएंगे, आगे। ये देखिए इन अमेरिका, कुछ लोग सोचेंगे सर इन अमेरिका को आगे ले जाओ। इन अमेरिका आगे नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इनके साथ ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और प्रीपोजिशन से जुड़े हुए कोई भी ऑब्जेक्ट हों उनको हम पैसिव बनाने के लिए आगे नहीं ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं ले जाएंगे। तो अब किसे ले जाएंगे, प्रीपोजिशन से फ्री सब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। तो वी प्लेस क्रिकेट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, और हम क्रिकेट को सब्जेक्ट के रूप में आगे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब ये करना है हमें कि जो फर्स्ट फॉर्म है, अब अगर यही फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम यहाँ इज एम आर लगाएंगे, सेकंड होगा तो हम वॉज वर लगाएंगे। तो चलिए, अब क्रिकेट क्या है, एक वचन करता है ना, इट इज अ सिंगुलर नंबर नाउन, सो वी प्लेस हियर इज, ओके। एंड आफ्टर देन हम पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो हमने लगा दिया प्लेड, तो अब ये प्लेड भी लग गया, क्रिकेट इज प्लेड। अब क्या बचा, ये बाय के साथ पीपल यहाँ हम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी आदत होती है और हम क्या करते हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे कि चलो बाय के साथ अब पीपल और लगा दूँ। नहीं, हमें पीपल, एवरीवन, समबडी ये सब आए तो हमें बाय के साथ नहीं लगाना है, हमने यहाँ पर सीधा जोड़ देना है इन अमेरिका, इन अमेरिका, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा क्रिकेट इज प्लेड इन अमेरिका। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो डू नॉट लिखा है और यहाँ पर अपन ने लिख दिया है क्रिकेट इज प्लेड इन अमेरिका, यहाँ तो लिखा है लोग क्रिकेट नहीं खेलते। तो ध्यान दीजिए, जैसा एक्टिव वॉइस दिया जाएगा वैसा ही पैसिव वापस किया जाएगा, यानी इज के बाद हम यहाँ पर नॉट भी लगाएंगे और अब हो जाएगा हमारा पैसिव क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, यानी क्रिकेट नहीं खेला जाता है अमेरिका में। ध्यान देना, डू नॉट को नॉट में बदलकर हम इज के बाद लगा देंगे ध्यान से। अगर आप नहीं लगा पाए, क्यों, बोर्ड तो इसलिए यही दे रहा है। बोर्ड क्या करता है कि आपको जबरन के यही ऐसे वाक्य देता है कि आप कुछ ना कुछ गलती करो और आपका नंबर कट जाए, तो आप ये गलती मत करिएगा। 2009 और 2010 में ये एक्टिव से पैसिव पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं और आगे। अब आता है 2012। देखिए 2012 में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, जो हमेशा दिया जाता है। आपको बोर्ड 25,000 और स्कूटी और 50,000 मेरिट में आने पर ऐसे ही नहीं देगा, आपसे कुछ करवाएगा और तभी देगा। क्रिकेट इज प्लेड इन अमेरिका, एपी की क्लासेस, हाँ क्रिकेट इज नॉट कर लीजिए, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस नेगेटिव है, पीपल डू नॉट है ना, तो आप उसमें इसके बाद नॉट भी लगा लीजिए। ठीक है, हाँ, दे का देम भी नहीं लिखना है आपको, वी का अस भी नहीं लिखना है, बाय के साथ क्या क्या नहीं लिखना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिले, एवरीवन मिले, ठीक है, या पीपल मिले, या फिर आपको क्या मिले, दे मिले, या आपको क्या मिले, वी मिले, या आपको क्या मिले, नो वन मिले, है ना, या फिर आपको क्या मिले, समबडी या समवन मिले, ठीक है, समबडी मिले, तो आपको इन कर्ता को बाय के साथ नहीं लगाना है पैसिव वॉइस में। अब
इसमें आपको बता दें, वी का आपको अस करके नहीं लगाना, दे का देम, और पीपल को बाय पीपल नहीं लिखना है आपको ये नहीं करना है। ठीक है, वही समवन और समबडी एक ही बात होती है, तो समवन और समबडी एक ही बात होती है, तो आप समवन को और समबडी को भी नहीं लगाएंगे बाय के साथ, इतने लोगों को आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एवरीवन है, एवरीबडी भी होता है, एवरीवन और एवरीबडी अपन एक जैसा ही मानकर चलते हैं। क्लियर है? तो आपको ये अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में आए तो आपको इनको बाय के साथ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए चलते हैं 2012 में। 2012 में बोर्ड आपसे क्या चाह रहा है, तो वो देना एक 2012 में। चलिए, तो सभी को ठीक समझ में आ रहा है? अगर सही समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखें यस, और अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड की डिस्प्ले की तो मुझे बताएं, तो इसको मैं ठीक करूँगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 2012 में। 2012 में क्या कहता है बोर्ड? 2012 में ठीक जो सेंटेंस दिया गया था पैसे बनाने के लिए एक्टिव से, वो ये था, लिखा था ही नोज मी वेल, ही नोज मी वेल। देखने में तो ऐसा लगता है कि बस पैसे हम 1 मिनट में बना देंगे। ठीक, क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है। ये लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? योगेंद्र। तो योगेंद्र इतना तो समझ में आ रहा होगा, बोर्ड अभी थोड़ा सा क्या है कि डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव चला रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि कुछ मोबाइल की क्वालिटी अच्छी ना हो, इस कारण से ऐसा लग रहा हो। ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे आगे से अच्छा करने की। ही नोज मी वेल, यह वाक्य 2012 में दिया गया था एमपी बोर्ड में। तो अब इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएं तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आप वर्ब को देखिए, वर्ब पर ही फोकस करिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं पैसिव। हमने आपसे कहा है कि जो एडवर्ब है, वो जो एडवर्ब होते हैं वो पैसिव में भाग नहीं लेते, वो बेचारे खड़े रहते हैं। तो यहाँ जो वेल लिखा है इससे आपको कोई कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए। मी को हम आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। ही को यहाँ पर हम ले आएंगे और क्या लगा देंगे? हिम। क्लियर है? ही का हिम हो गया, मी का आई हो गया। यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ इज एम आर आते हैं। यदि यहाँ सेकेंड फॉर्म होता, मान लो न्यू होता KNEW, तो हम यहाँ पर वॉज वर लगाने लगते। क्लियर है? तो अभी हम लगाते हैं आई के साथ एम, क्योंकि यहाँ कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म आया है। ठीक है, अगर अब यहाँ सेकंड होता तो हम आई के साथ क्या लगा देते? हम आई के साथ वॉज लगा देते। हमें मालूम है कि पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप आता है, तो नो क्रिया के तीनों रूप में हम जान लें कि जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है नॉन। ठीक है, तो नो क्रिया के तीनों फॉर्म नो होता है, सेकेंड न्यू होता है और थर्ड नॉन होता है। पैसिव में हमने ये लगा दिया आई एम नोन, बस। अब इसके बाद आपको रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि देखिए, जो नो क्रिया KNOW, नो नो यानी जानना। अब जो जानना क्रिया है वो एक एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे बिलीव यानी विश्वास करना, नो यानी जानना, रिमेंबर यानी याद करना, फॉरगेट यानी भूल जाना, है ना, नोटिस यानी ध्यान देना। ये जो क्रियाएं हैं ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती है, मतलब इनसे कोई एक्शन नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि फ्लाई, फ्लाई यानी पतंग उड़ाना एक एक्शन है। जैसे पानी पीना, ड्रिंक एक एक्शन है। जैसे पढ़ाना, टीच एक एक्शन है। राइट क्या है? लिखना एक एक्शन है। लेकिन नो क्या है? नो कोई एक्शन, कोई कार्य नहीं है, यह वर्ब ऑफ परसेप्शन है। इसलिए हम यहाँ पर अब बाय के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर होगा आई एम नोन टू हिम। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन बाय हिम लिखकर मत आइएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा सिर्फ एक शब्द के गलत होने के कारण। बाकी तो आप सब सही कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ,
चलिए, तो यहाँ पर अब जो बैल बचा है इसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। चाय पीने चला जाता है और जब पैसे बन जाता है तो बेचारा चाय पीकर वापस आकर साथ में खड़ा हो जाता है और कहता है कि भैया ठीक है, हमने आपका पैसे बना दिया। ये 2012 में पूछे जाने वाला एक्टिव से पैसे है, आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। मेरे हाथ में अब 2013 का जो सेंटेंस है वो है आई एम टेकिंग टी। चलिए, आई एम टेकिंग टी का आप पैसे वॉइस बनाइए जल्दी से और चैट बॉक्स में लिखिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, ठीक, अभी अपन ने फर्स्ट सेंटेंस बनाया था वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ठीक उसी तरह से आप आई एम टेकिंग टी का क्या बनाएंगे, पैसे वॉइस बनाएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे आई एम टेकिंग टी का पैसे वॉइस क्या होगा। अभी तक कोई मेरे पास जवाब चैट बॉक्स में नहीं है। यस, चैट बॉक्स में लिखेंगे आई एम टेकिंग टी का पैसे वॉइस। टी इज बीइंग टेकन बाय मी, आकांक्षा। आकांक्षा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आकांक्षा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आई एम टेकिंग टी का पैसिव वॉइस, बिल्कुल सही। टी इज बीइंग टेकन बाय मी, ठीक है। एपी के क्लासेस ने भी अच्छा सही जवाब दिया है, यानी आप पे बन रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला वाक्य जो है वो ब्रजभूषण भी सही जवाब दे रहे हैं, ब्रजभूषण जी भी को भी बधाइयाँ। अगला वाक्य जो 2014 में आया है, रजिस्टर में भी अगर आप करना चाहें लिखते जाइए। 2014 में जो सेंटेंस बोर्ड ने दिया है वो दिया है दे वर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी। चलिए जल्दी से लिखिए दे वर प्लेइंग हॉकी का जवाब। अंशुल का जवाब भी देर से आया लेकिन सही आया, देर से आया दुरुस्त आया। ठीक है अंशुल, आपका जवाब भी सही है। ठीक, अगला सेंटेंस है हमारा, ठीक, दे वर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग, वर आया है ध्यान रखना, दे वर प्लेइंग हॉकी। तो इसका जवाब मुझे जल्दी से दीजिएगा, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यस, ये जवाब आया है यादव जी की तरफ से, जिसमें लिख रहे हैं हॉकी वॉज प्लेड बाय देम। फिर याद आप भूल गए यादव जी, मैंने कहा था ना दे आएगा तो उसको देम करके नहीं लिखना है। हॉकी को हम कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। अब हमें लिखा, हमें क्या मिला है, प्लेइंग मिला है, आईएनजी मिला है तो बीइंग तो लगना है, लेकिन वॉज वर्ब के साथ मिला है। हॉकी सिंगुलर है तो हॉकी वॉज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब हमें यहाँ बाय देम नहीं लिखना है, ठीक है, तो हम इतना आंसर लिख कर आएंगे, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड। बाय देम नहीं लिखना है, बाय अस नहीं लिखना है, बाय एवरीवन, बाय समवन, बाय एवरीबॉडी, बाय नो वन, बाय समबडी। इस प्रकार के यदि एक्टिव वॉइस में करता हूँ तो आपको नहीं लिखना है। प्रतिभा का जवाब भी आ गया है सही, प्रतिभा ने भी लिखा है हॉकी वॉज बीइंग प्लेड। वेरी गुड प्रतिभा, ऐसे ही करके आना है परीक्षा में। कल इन्हीं में से कोई आपको एक एक्टिव से पैसे मिलेगा, ठीक है। तो अभिनव ने भी जवाब दिया है हॉकी वॉज बीइंग प्लेड। चलो ओके, तो अब चलते हैं हम 2015 में। आपको ही करना है ये वाक्य, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। वी वर कलेक्टिंग बुक्स, वी वर कलेक्टिंग बुक्स, ये वाक्य आपको पैसे बनाना है, जल्दी से बनाएंगे। वी वर कलेक्टिंग बुक्स, ज़्यादातर एमपी बोर्ड ने आईएनजी फॉर्म वाले ही पैसे दिए हैं, तो वी वर कलेक्टिंग बुक्स, वी वर कलेक्टिंग बुक्स का जवाब अब मुझे नहीं आया अभी तक। 1 2 3 4 5 देखते सबसे पहला जवाब और जल्दी जवाब कौन देते हैं। यस, ये हमारा आकांक्षा का जवाब आया है गोस्वामी का, जिसमें लिख रही है आकांक्षा बुक्स वर बीइंग कलेक्टेड। बहुत बहुत बधाई आकांक्षा, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आपको मैंने दिया था वी वर कलेक्टिंग बुक्स, तो बुक्स आ जाएगा आगे। चूंकि बुक्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसमें वर लगा देंगे, चूंकि वर्ब में आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा देंगे, और पैसे में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है तो कलेक्टिंग का हम लगा देंगे कलेक्टेड। हम बाकी चीज़ों को क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आकांक्षा को अच्छे से याद हो गया है कि हमें वी और दे को ड्रॉप कर देना है, हमें बाय के साथ पैसों में
नहीं लिखना है। गुड आकांक्षा। ठीक है, पीयूष का भी आ गया जवाब, बुक वर बीइंग कलेक्टेड। अंजलि का भी जवाब आ गया है, बुक्स वर बीइंग कलेक्टेड। वेरी गुड। अर्जुन भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को। ठीक है अर्जुन, बुक्स वर बीइंग कलेक्टेड, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर ये पुराने जो हमारे पास पेपर थे उनसे जो पैसे हुए वो आपने यहाँ पर सीख लिए। ठीक है, कुछ अब रिलेटिव क्लॉज की चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन रिलेटिव क्लॉज से भी आपको दिया जाएगा, एक क्लॉज का आएगा। अब वो क्या होगा, चलिए तो अब हम क्लॉज पर ले चलते हैं आपको। हम यहाँ पर 2009 में जो वाक्य आया था उसको लिख रहे हैं। लिखा है द बॉय इज, ठीक, माई कजिन, द बॉय इज माई कजिन। ठीक है, ये पहला वाक्य दिया गया था। और दूसरा वाक्य दिया गया था द बॉय इज बियरिंग पिंक शर्ट, द बॉय इज बियरिंग। देखो मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको ये ज्यों का त्यों भी कल मिल जाए, है ना। क्यों? क्योंकि बोर्ड अपने अनुसार से ही पेपर बनाता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम ठीक दोनों वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज बनाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, रिलेटिव क्लॉज हु और विच से जोड़कर बनाई जाती है। हालांकि हुज और हुम और दैट भी इसमें प्रयोग होते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इंग्लिश में, ठीक है, वो 5 होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वर्ड्स अगर अपन कहें तो वो कहलाते हैं हु, और वो कहलाते हैं हुज, और वो कहलाते हैं हुम, और वो कहलाता है विच, और उसे हम दैट्स भी होता है इसमें। तो हु, हुज, हुम, विच, दैट, इनसे हम रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या करती है? रिलेटिव क्लॉज को ही एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसे शब्दों का समूह जो किसी नाउन की विशेषता बतलाने लगे तो उसी को एडजेक्टिव क्लॉज, या उसी को हम कहने लगते हैं रिलेटिव क्लॉज। इतनी सी बात है। रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एक ही बात है। रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एक ही बात है। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएं। ऐसे 2 या 3 जो शब्द होते हैं जिन्हें हम क्लॉज कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब देखिए यहाँ नाउन क्या है, देखो दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह नाउन, दोनों सेंटेंस में बॉय है। अब हमें इस बॉय को मॉडिफाई करके लिख देना है, यानी नाउन को मॉडिफाई करके हमें एक सेंटेंस बना देना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे द बॉय। क्या लिखेंगे? द बॉय। हमने एक नाउन ले ली, कॉमन आ गई है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, तो हमने लिखा द बॉय। अब देखिए, जब भी आपको यहाँ पर सजीव नाउन मिलती है, ठीक है, याद रखिए कि नाउन की विशेषता बतलाने वाले ही शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, और ऐसे शब्दों के समूह जो नाउन की विशेषता बतलाएं उन्हें हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। द बॉय लिखने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ हमने जोड़ दिया हु। ओके, अब हु क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ बॉय है। अगर मान लो यहाँ कोई निर्जीव होता है ना, तो फिर हम निर्जीव के लिए क्या जोड़ते? हम यहाँ पर जोड़ देते दैट जोड़ देते। जैसे हम लिखते द पेन इज ब्लैक। द पेन इज ब्लैक मतलब पेन काला है। द पेन इज एक्सपेंसिव, ठीक है, और पेन महंगा भी है। अब मैंने कहा भाई इनको जोड़ो, तो अब जब आप जोड़ोगे तो आप नाउन उठाओगे द पेन। तो द पेन जैसे ही आपने देखा अरे ये तो निर्जीव है, तो निर्जीव को आप विच से कनेक्ट करिए। द बॉय, अब ये पहले लिखें कि ये पहले लिखें। अब ये बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि सर ये पहले भी लिखना है कि ये पहले लिखना। पढ़कर देख लीजिए। ठीक, इस हु का अर्थ जो कि है ना, हु का अर्थ कनेक्टर के रूप में होता है जो कि या जिसने। तो द बॉय इज माई कजन, वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। वह लड़का पहने हैं गुलाबी शर्ट, तो वह लड़का जो कि गुलाबी शर्ट पहने हैं वह मेरा भाई है। वह लड़का मेरा भाई, वह लड़का जो कि मेरा भाई है गुलाबी शर्ट पहने। अब आप देखिए आपको सही क्या लग रहा है? आपको लग रहा है वह लड़का जो कि गुलाबी शर्ट पहने हैं। द बॉय हु इज और बियरिंग, फिर क्या लिख देंगे? हु इज बियरिंग, हु इज बियरिंग पिंक शर्ट। ओके, ये हमने इतना लिख दिया। ये देखिए हु इज बियरिंग द बॉय मतलब एक लड़का। कौन सा लड़का? जो पिंक शर्ट पहने हैं, यानी इस बॉय की विशेषता ये पूरे शब्द हो गए, है ना। और बॉय क्या है? एक नाउन है, और नाउन को, इस नाउन की स्पेशलिटी बता रहे हैं कौन? ये सारे शब्द। अगर एक बताता तो उसे एडजेक्टिव कहते, अब बहुत सारे हैं तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो द बॉय हु इज बियरिंग पिंक शर्ट इज माई कजन।
अब जो पहला सेंटेंस है उसमें हम जोड़ देंगे इज़ माई कज़िन और हमारी रिलेटिव क्लॉज बन जाएगी। यह वाक्य आपको 2009 के अनसॉल्व्ड में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेटिव क्लॉज को जोड़ देते हैं। ध्यान देना, पहचानने के लिए नाउन क्लॉज आएगी। मैंने एक वीडियो बनाया है नाउन क्लॉज का, कल पोस्ट किया था, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, उसमें नाउन क्लॉज आपको समझ में आ जाएगी। ये रिलेटिव क्लॉज हो गई, सभी को समझ में आ गया होगा। द बॉय हु इज़ बियरिंग पिंक शर्ट इज़ माई कज़न। वेरी गुड, अंजलि पटेल ने लिखा है, अजय भी लिख रहे हैं। हाँ, अजय कह रहे हैं कि अब अच्छा दिख रहा है सर बोर्ड। ठीक है, अभिषेक ने भी आंसर दिया है और अंशुल श्रीवहरे, हाँ अंशुल कह रहे हैं कि पिक्चर नहीं आ रही है। चलो, तो अब मैंने तो आपको करके दिखा दी रिलेटिव क्लॉज, अब आपकी बारी है। चलिए अब रिलेटिव क्लॉज आप जोड़कर बताइए, जल्दी से लिखिए, अपने रजिस्टर में पेन उठा लीजिए। वाक्य आया था 2014 में, 2 वाक्य आए थे, उन्हें जोड़ना है। द बैग वॉज येलो, द बैग वॉज येलो, द बैग वॉज येलो। दूसरा वाक्य है द बैग कंटेन्ड मनी, द बैग कंटेन्ड मनी। चलिए अब मुझे जल्दी से रिलेटिव क्लॉज बनाकर बता दीजिए। ये बी सेंटेंस है, ए सेंटेंस है, दिखाई दे रहा होगा ऊपर तक का बोर्ड, बिल्कुल ठीक है। द बैग वॉज और क्या है, द बैग वॉज येलो। चलिए देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, जल्दी से मुझे बताता है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ। इन दोनों वाक्यों को जल्दी से रिलेटिव क्लॉज बना दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला सेंटेंस है द बैग वॉज येलो और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल हमें जवाब मिला है यादव जी का, लिख रहे हैं द बैग विच कंटेन्ड मनी वॉज ब्लैक। हाँ, ब्लैक मैंने बोल दिया होगा तो ठीक है, ब्लैक से कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड यादव जी। अंजलि भी लिख रही द बैग हु, अरे अंजलि इसमें हु नहीं आएगा, बैग निर्जीव है, विच लगाओ। ठीक है, सगुन लिख रहे हैं द बैग कंटेन्ड विच, द बैग कंटेन्ड मनी विच वॉज येलो। सगुन हमेशा नाउन के बाद कनेक्टर को लगाना है, हु और विच को मैंने कितनी बार बताया। द बैग कॉमन नाउन है, दोनों में नाउन देखिए क्या है, बैग, बैग की स्पेशलिटी बता रहे हैं ना, तो आपको बैग के बाद विच लगाना है। अभिषेक पटेल लिख रहे हैं द बैग विच कंटेन्ड मनी वॉज येलो, बिल्कुल सही अभिषेक। अजय रजक ने भी जवाब दिया सर मैं अशोक नगर से हूँ, आशा सोनी मैम के यहाँ कोचिंग आता हूँ, उन्हीं ने बोला आपके वीडियो देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो ठीक है, तो अभिषेक पटेल का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, सगुन इस चीज़ को सुधारो, कल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ना लिखें और सही करके लिखिएगा। और एक बार फिर समझ लीजिएगा, नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और वे 4-5 शब्द जिसे क्लॉज कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, अगर वो नाउन की विशेषता बतलाने लगे तो उन्हें रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्लियर है? तो अब पीयूष का जवाब आया है द बैग विच कंटेन्ड मनी वॉज येलो। यस, सगुन ने अब सही कर लिया है। सगुन अच्छे से करना पेपर कल। चलिए, तो अब यहां पर आपको तीसरा वाक्य मिल रहा है रिलेटिव क्लॉज का, जो आया है 2012 में। 2012 में आपको 2 वाक्य फिर दिए गए हैं और कहा गया है कि रिलेटिव क्लॉज बनाइए। वो 2 सेंटेंस में लिख रहा हूं, देखते हैं कौन जल्दी से बनाता है। द मैन हैज़ नॉट कम, द मैन हैज़ नॉट कम। ठीक, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। और दूसरा दिया है, ठीक, द मैन ब्रिंग्स मिल्क, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। ठीक है, ये 2 वाक्य जल्दी से रिलेटिव क्लॉज बनाइए। देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। ये दोनों वाक्यों को रिलेटिव बनाना है, ध्यान देना। द मैन, ठीक है, यस, हमारे पास पहला जवाब आया पीयूष का, और पीयूष का जवाब है द मैन हु ब्रिंग्स। लिखना है पीयूष, देखो ब्रिंग्स लिखा है। हाँ, ये छोटी मोटी गलतियां टाइपिंग में हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, कोई गलती नहीं है। अंजलि का भी जवाब आ गया, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, वेरी गुड। सपना का भी जवाब आ गया है, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क
द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। बिल्कुल सही, सभी सब अच्छा कर रहे हैं। चैट बॉक्स में सभी एक दूसरे के जो मैं कह देता हूँ ये सही आंसर है उसको देख लिया करें और रजिस्टर में कर लिया करें और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये भाई आपके हो गए रिलेटिव क्लॉज के एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए, अगर आपको 2 वाक्य दिए जाएं और ये ना लिखा हो कि रिलेटिव क्लॉज बनाओ, वो ये लिख दे एडजेक्टिव क्लॉज बनाओ, तो एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच से जुड़कर बनती है। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज का सेक्शन हो गया। अब एक नॉन फाइनाइट क्लॉज का वाक्य आया है, देख लीजिए उसको। नॉन फाइनाइट क्लॉज यदि आ जाए तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब नॉन फाइनाइट क्या होते हैं इसका एक विवरण डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बनाकर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी नॉन फाइनाइट का मतलब समझ लीजिए। क्रिया का पहला रूप जब टू के साथ आता है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, वो नॉन फाइनाइट है। क्रिया का आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह कार्य करता है यानी सब्जेक्ट पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट पर आ जाता है, तो उसे हम जीरंड कहते हैं, वो भी नॉन फाइनाइट होता है। अब क्या करना है नॉन फाइनाइट में, देखिए। मोहन वॉज सॉरी दैट वाक्य आया था, ये वाक्य आपका आया 2009 में। मोहन बहुत पुराने, यही ओल्ड इज गोल्ड कहलाते हैं, यही वाक्य कल हो सकता है आपको ज्यों के त्यों मिले, है ना। मैं मोहन वॉज सॉरी दैट, मोहन वॉज सॉरी, और यहाँ पर दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन, दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन, दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन, ओके, ही हैड मिस्ड द ट्रेन। तो ये पूरा वाक्य हमें दिया गया है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमें बताया गया। मोहन वॉज सॉरी, मोहन को दुख है कि उसकी ट्रेन छूट गई है। ठीक, ये नाउन क्लॉज है। ध्यान हो, अगर मान लो अगर ऐसा आ जाए कि भैया अंडरलाइन क्लॉज बताओ, तो मैंने आपको बताया था दैट से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य यदि दैट की का अर्थ दे रहा है तो वो नाउन क्लॉज है, और यदि जो की का अर्थ दे रहा है तो वो रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। तो अब यहाँ पर पूछा नहीं गया हमसे ये कहा गया इसको नॉन फाइनाइट बनाओ। तो मोहन को दुख था कि उसकी गाड़ी चूक गई, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आंसर जब भी बनाएं तो आप पहले सेंटेंस को लिख लें, मोहन वॉज सॉरी, मोहन को बड़ा दुख था, टू मिस द ट्रेन, ये आ गया टू मिस। हमने ये जो क्रिया थी मुख्य क्रिया, इसको फर्स्ट फॉर्म में ले लिया और हमने यहाँ पर नॉन फाइनाइट क्लॉज बना दी। टू मिस द ट्रेन, मोहन वॉज सॉरी टू मिस द ट्रेन, मोहन बड़ा दुखी था, टू मिस यानी ट्रेन के चूकने का मोहन को बड़ा दुख था। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम नॉन फाइनाइट क्लॉज बना देंगे। टू, यहाँ पर जो भी क्रिया दी गई है जिस फॉर्म में दी गई है उसको टू से यहाँ ला करके बाकी सेंटेंस में जो शब्द है उनको हम जोड़ देते हैं और हमारा सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लॉज के रूप में तैयार हो गया। यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है। अगर मान लो हो सकता है जी सेंटेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये अंडरलाइन क्लॉज कौन सी है, तो आप नाउन क्लॉज कह देना। ठीक, मोहन को दुख था कि उसकी ट्रेन छूट गई है। ठीक, तो ये नाउन क्लॉज के वीडियो में भी मैंने कल बताया, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्लॉज का चैप्टर हो गया। ठीक है, चलिए आपको 2012 में और 2009 में करेक्ट द सेंटेंस भी आए थे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, है ना। चलिए वो क्या है ध्यान दीजिए। वाक्य को सुधारना भी दिया गया था 2012 और 2009 में, वाक्य को करेक्ट करना भी आता था। पहला वाक्य आपका ये है करेक्ट करने के लिए, ध्यान दीजिए। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स। ठीक है, द टैक्सी अराइव्ड। चलिए बताइए इस वाक्य में क्या गलती है। वी विल लीव, हम निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे, जैसे ही एज सून एज यानी जैसे ही टैक्सी आएगी। बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है, करेक्ट करना है इसको। इसका करेक्शन यदि कोई बता सके तो चैट बॉक्स में मुझे बताए, मैं इसको मानूंगा। करेक्ट द सेंटेंस, इसका निर्देश आया था करेक्ट द सेंटेंस, 2009 में आया था। करेक्ट द सेंटेंस, ओके। फिर मैं बताऊंगा आपको, आप इसको लिख लीजिएगा। ये सेंटेंस आया था 12 में, sorry to say, in 2012 this question has been asked by MP board।
एंड यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस। चलिए मुझे जवाब मिला है। यहाँ पर यादव जी लिख रहे हैं द टैक्सी विल लगा दीजिए, बिल्कुल गलत जवाब है। और यहाँ पर सचिन लिख रहे हैं कि अराइव्ड लिखो, गलत है ये भी। अब सपना कहती हैं देन नहीं लगा है। अरे एज सून एज के साथ सपना कभी देन नहीं आता, नो सूनर के साथ आता है, ध्यान रखना, तुम ऐसी गलती करोगी। ठीक है। सगुन लिख रहे हैं सर कौन, कॉमा नहीं है, नहीं ये भी गलती नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से अभी सभी समझ। अराइव्स, ये प्रतिभा ने सबसे सही जवाब दिया है। प्रतिभा जीतनी है 1001 रुपये। ठीक है, प्रतिभा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए अब याद रखिए, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए, उसको दिमाग में भी पैक कर लीजिए। एज सून एज यानी होता है जैसे ही। एज सून एज मतलब होता है जैसे ही। अब कोई ये अंजलि तो कह रही है बिल की जगह कैन लगा दो, अरे ऐसा नहीं है अंजलि, अच्छे से सुनो, सभी लोग सुनो, लिख लो इस चीज को। एज सून एज से कभी बिल नहीं लगता। एज सून एज वाले वाक्य में कभी धोखे से भी बिल मत लगाना, यहाँ पर कोई बिल कभी नहीं आएगा। याद रखिए एज सून एज की बिल से लड़ाई होती है, बिल नहीं लगता एज सून एज में। कहने को तो यही कह रहे हैं हम कि हम चले जाएंगे जैसे ही टैक्सी आएगी, तो कहने में तो ऐसे ही लग रहा है कि हम बिल लगा दो तो सही हो जाएगा। नहीं, एज सून एज लॉन्ग एज सून एज लॉन्ग एज और इफ, इनमें बिल का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। अब बिल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा क्या है, टैक्सी, टैक्सी कितने वचन करता है, एक वचन करता है। और जब एक वचन करता से कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ता है तो उसमें एस लगता है, ये गलती है। और क्या लिखना है, अराइव्स, यानी अराइव वर्ब में केवल हमें एस जोड़ना है और अराइव्स कर देंगे तो हमारा वाक्य करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक उदाहरण से और समझो। जैसे मैंने कहा जैसे ही मनीष सर पढ़ाएंगे हम YouTube चालू कर लेंगे। जैसे ही मनीष सर पढ़ाएंगे हम YouTube चालू कर लेंगे। एज सून एज हमने लिखा मनीष सर, है ना, ठीक। अब पढ़ाएंगे, अब हमें तुरंत ऐसा लगता है पढ़ाएंगे मतलब हमने पढ़ा है, गागे की वाले वाक्य बिल से बनते, लेकिन आगे कौन खड़ा है, एज सून एज, और हमने बिल लगाया तो वो लड़ने लगता है, नहीं लगा रहे हम बिल। पढ़ाना को कहते हैं टीच, हमने टीच जोड़ दिया, लेकिन हमें मालूम है मनीष सर क्या है, एक वचन करता है तो क्या आ जाएगा, टीचेस। तो एज सून एज मनीष सर टीचर्स, अब लगाएंगे कॉमा, कॉमा इस स्थिति में लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर एज सून एज पीछे लगेगा तो कॉमा नहीं लगेगा, अगर एज सून एज आगे लगेगा तो बीच में वैसे ही के लिए कॉमा लगेगा। तो एज सून एज मनीष सर टीचर्स, मनीष सर जैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक, हम YouTube पर चालू कर लेंगे। अब हम लिखेंगे वी विल। दूसरे वाक्य में लगा सकते हैं हम, कॉमा के बाद वाले वाक्य में बिल लग सकता है। देखिए पहले दूसरे वाक्य में बिल लग सकता है, लेकिन जो एज सून एज से वाक्य जुड़ा उसमें बिल नहीं लगेगा, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसलिए दो चीज़ें चेक करना, कर्ता और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेशन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि सिंगुलर के साथ लगता है तो एस लगता है, और प्लूरल के साथ लगता है तो एस नहीं लगता। तो एज सून एज मनीष सर टीचर्स वी विल स्टार्ट, है ना, हम शुरू कर देंगे। वी विल स्टार्ट यूट्यूब, हम यूट्यूब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या स्विच ऑन या चालू कर लेंगे। तो ये देखिए, अगर मैं इस वाक्य को गलत करने के लिए देता तो यहाँ से क्या हटा देता, ES, और ES हटा देता और आपसे कहता करेक्ट करो, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है एज सून एज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर्ता के साथ सही समन्वय बना रहा है कि नहीं, बस इतना आपको करना है। 2012 का सेंटेंस है ये, ज़रा ध्यान से देख लेना। हो सकता है कल आपके पेपर में ये ऐसा ही छपा मिले और लिखा रहे करेक्ट द सेंटेंस, आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पर अब ध्यान रखना, टैक्सी नहीं आए, वहाँ पर बस आ गई, रेल आ गई, तो ये मत समझना अरे यार सर ने टैक्सी बताया था, बस आ गई या रेल आ गई, ठीक है। सुनिधि भी जुड़ चुकी है, एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, हाँ वी विल लीव, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है सुनिधि, ठीक है। आपको यहाँ पर अराइव्स करना है, ओके। अगला करेक्ट द सेंटेंस हम आपको लेकर आ रहे हैं 2009 का। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं। इसमें क्या गलती है, इसमें टीचर्स लगाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको अब मिटा देंगे।
सबको समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा हो? नींद तो नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब चलते हैं करेक्ट द सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं करेक्ट द सेंटेंस 2009 का। बताइए इस वाक्य में क्या गलती है? डू यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये वाक्य बोर्ड के हैं भाई साहब, ध्यान रखना बहनों भाइयों, ये वाक्य बोर्ड के हैं, ठीक है। चलिए तो पीयूष तो कह रहे हैं कि नो सर। डू यू कैन स्पीक इंग्लिश, यह वाक्य दिया गया है और पूछा गया है इसमें क्या गलती है, जल्दी से बताओ। पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। डू यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें क्या एरर है? इसमें आया करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस, ओके, करेक्ट द सेंटेंस आया है। बताइए अभी तक किसी, हाँ एक जवाब आया सगुन का, कैन यू स्पीक इंग्लिश। यहां पर हमें वाक्य रीराइट करना है, लेकिन हमें अपना वाक्य सुधार कर नहीं लिखना है सगुन। इसमें गलती बताओ कि कौन सी चीज हटाने से वाक्य सही हो जाएगा, ये करना है, ठीक। हमें एक जवाब और मिला है लक्ष्य IAS का, और वो लिख रहे हैं 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हाँ ठीक है, हाँ कुछ कुछ सही जा रहे हैं। यहाँ पर फ्यूचर PM कह रहे हैं कि डू लगा है, चलो ठीक है। आप पीयूष कह रहे हैं इसमें कैन गलत है, बिल्कुल सही पीयूष। सपना कह रही डू यू स्पीक इंग्लिश, सपना तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए अब सभी लोग, अब ध्यान दो यहाँ पर कि क्या करना है। याद रखिए कैन एक मॉडल है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो मॉडल अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हमें यहाँ से क्या हटा देना है? इस कैन को हटा देना है, ये कैन हटा और हमारा वाक्य हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। सगुन तुम्हें ऐसे लिख कर नहीं आना है, आपका वाक्य तो सही था कैन यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन आपको उनके वाक्य को कोई मॉडिफाई नहीं करना है, उसको नहीं सुधारना है, आपको मॉडरेट नहीं करना है, आपको इस गलती को अलग करना है और ये वाक्य क्या हो जाएगा? सही। कैन और डू एक साथ नहीं होंगे, डू एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर कैन एक मॉडल है, ठीक। मॉडल के सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते ही नहीं, वो अपने आप में उनका वर्चस्व होता है ना। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से करेक्ट कर देना है सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। करेक्ट द सेंटेंस है सर, इसमें स्पोकन होना था। नहीं, इसमें स्पोकन की तो बात ही नहीं है। यहाँ कैन के बाद मॉडल, ये आगे डू लगा है, तो डू अगर आगे लगता है तो ये डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रियाएं हैं, अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखती हैं। कैन के अगर कैन भी आप मानो तो स्पोकन नहीं आ सकता, कैन एक मॉडल है और कैन के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ये आपका तथ्य सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले करेक्ट द सेंटेंस पर, ठीक। बहुत अच्छे करेक्ट द सेंटेंस है, कल आपको हो सकता है मिले तो आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए अब आपको बताना है 2009 में आया था, 2009 में करेक्ट द सेंटेंस आया था आई हैव नो एनी फ्रेंड, आई हैव नो एनी फ्रेंड। जल्दी से बताइए इसमें क्या गलती है? कपिल, ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं चैनल, 30 लोग देख रहे हैं, ठीक। जल्दी से बताइए इसमें क्या गलती है अपने चैट बॉक्स में। आई हैव नो एनी फ्रेंड करेक्ट करना है। हाँ मुझे जवाब मिला सपना का, सपना ने लिखा आई हैव नो फ्रेंड, बिल्कुल सही जवाब है सपना का। और अब इसका कारण क्या है वो समझ लीजिए। अंजलि डोंट हैव वगैरह नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं लगाना। मैंने फिर कहा करेक्ट द सेंटेंस में आपको कुछ नहीं लगाना है, इसी में से आपको कुछ हटाकर आपको सही कर देना है वाक्य को। यहाँ देखिए नो, आज समझ लीजिए नो और नॉट में क्या अंतर है, ठीक है। नॉट एक एडवर्ब होती है जो किसी भी वाक्य को नकारात्मक बनाने के काम में हम इसका प्रयोग करते हैं।
जो नो होता है इसमें एनी शामिल होता है। जब हम नॉट और एनी एक साथ लिखना चाहें तो हम उसको नो लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? नो और नॉट का डिफरेंस समझ में आ गया? नो का मतलब होता है नॉट एनी, मतलब अगर नो लगा है तो उसके अंदर एनी घुसा हुआ है, उसके अंदर नॉट है, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई हैव नो एनी फ्रेंड, तो हम क्या हटा देंगे, यहाँ से इस एनी को हटा देंगे और लिख कर आएंगे सेंटेंस आई हैव नो फ्रेंड्स, है ना। आई हैव नो फ्रेंड, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, नो लगा। और अगर नॉट से बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ये करके नहीं आना है, ये नहीं करके आना। अंजलि ने किया है ऐसा, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, देखो ये आ गया नॉट और ये आ गया एनी, इसलिए इस नॉट और एनी को एक साथ लिखा है हमने कहा से नो से। तो आप जब नो लगाते हैं तो किसी भी प्रकार का दूसरा नॉट और एनी उसमें नहीं आता है। ठीक है, डॉक्टर लोकेश यादव है यहाँ मेरे साथ। शिवानी का जवाब सही था, आई हैव नो फ्रेंड। और प्रतिभा ने लिखा है एनी नेगेटिव है। चलिए, तो हाँ, तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हम क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं। नीलेश पटेल हमारे चैनल पर एक वीडियो डला है पूरा, जितने चारों सेट में फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं उन सब का। और अभी मैं आपको पिछले 5 साल के बोर्ड के फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही मौखिक अभी करवाने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये करेक्ट द सेंटेंस ध्यान रखना, आपको क्या करना है, एनी हटा देना है और क्या लिख देना है, आई हैव नो फ्रेंड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, चलो अब मैं 2009 से 15 तक के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको बोल रहा हूँ। आप अपने जवाब देने के लिए तैयार रहिए, अपने चैट बॉक्स को हाथ में ले लीजिए और देखते हैं कौन पहला जवाब देता है सही। जल्दी से करते हैं जिसमें हमारा समय ज़्यादा ना हो। ठीक, 2009 से 15 तक के फिल इन द ब्लैंक्स में करवा रहा हूँ, बाकी के तो उसमें अंजलि पूछ रही है सर अर्थ बदले बिना नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हाँ, अर्थ बदले बिना नेगेटिव सेंटेंस हम शब्द को चेंज करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ मैंने एक उदाहरण में दे देता हूँ अंजलि, ये हमेशा आता भी है परीक्षा में। जैसे मैंने लिखा ही ऑलवेज, ठीक है, कम्स लेट। ठीक है, ही ऑलवेज कम्स लेट। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ कर देंगे, नेवर। ठीक है, तो अब ही नेवर कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। अगर हमने लिख दिया ही नेवर कम्स लेट, यानी वह कभी लेट नहीं आता। अब हमारे पास यहाँ पर जो शब्द है ऑलवेज और ये लेट, ये दोनों शब्द क्या करेंगे कि इस वाक्य को जो है वो ज्यों का त्यों ही अर्थ रखने देंगे। ही ऑलवेज कम, वो हमेशा लेट आता है, और ही नेवर कम्स, और अगर फिर हम लेट जोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ज्यों का त्यों बन जाएगा। तो अब हम यहाँ नेवर को भी बदलेंगे और यहाँ लिख देंगे अर्ली। क्या लिख देंगे, अर्ली। तो अब हमारा वाक्य देखिए, वाक्य का आपका स्ट्रक्चर नहीं बदला, शब्द बस बदले और अर्थ वैसा ही है। ही ऑलवेज कम्स लेट, यानी वह हमेशा लेट आता है। ही नेवर कम्स अर्ली, वह कभी जल्दी नहीं आता, मतलब वो हमेशा लेट आता है। लो, आपका ये जो सेंस नहीं बदला और आपके शब्द बदलने से वाक्य का अर्थ वही है, बस शब्द बदलकर वो नेगेटिव भी हो गया और अर्थ भी नहीं बदला। ये आप देख रहे हैं, इस लेट को आपको अर्ली भी लगाना पड़ेगा, इस ऑलवेज को नेवर में बदलना पड़ेगा। अब मान लो ये नेगेटिव आ गया और आपसे कहा जाए इसका पॉजिटिव बनाओ, तो आप क्या करेंगे, ही नेवर कम्स अर्ली, वो कभी जल्दी नहीं आता, तो ही ऑलवेज कम्स लेट, मतलब वही बात हुई कि वो कभी जल्दी नहीं आता, वो हमेशा लेट आता है। इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है,
उदय राजपूत पूछ रहे हैं समवन हैज बीन मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, आई शुड लाइक टू नो द पर्सन। सर इसमें क्या क्या पूछा है आपने? समवन हैज बीन मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, आई शुड लाइक टू नो द पर्सन। तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? उधर पूरा लिखो उसमें। हाँ, नाउन क्लॉज। अच्छा, क्लॉज पूछी गई है, नाउन क्लॉज बनाना है। हाँ, तो दैट से इसको जोड़ दो। समवन हैज बीन मेकिंग अ ग्रेट नॉइज दैट आई शुड लाइक टू नो द पर्सन। तो आई शुड लाइक टू नो द पर्सन, मैं उस आदमी को जानना चाहता हूं। ठीक है, नाउन क्लॉज नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना होगी बेटा। देखो अच्छे से उसमें, समवन हैज बीन मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, ऐसा भी बन जाएगा। हाँ, दैट से कंबाइन कर दो। ठीक है, चलिए, तो अंजलि तुम्हें जवाब समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जल्दी जल्दी से आप देखेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बैंक में यही दे रखा है, तो हो सकता है वहाँ मिस प्रिंट हो गया हो। ठीक है, नाउन क्लॉज नहीं, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए आई होगी। ठीक है, और नाउन क्लॉज भी बन जाएगी, हम आपको अलग से डिस्कस करके बता देंगे, आप व्हाट्सअप करिएगा मुझे। चलिए, द ट्रेन लेफ्ट हाफ, 2009 से 2015 तक के खाली स्थान शुरू हो रहे हैं, आप अपने जवाब बताइए जल्दी से। द ट्रेन लेफ्ट हाफ खाली स्थान अवर एगो। ठीक है, इसमें आपको ए एन दा भरना है, ए एन दा भरना है। द ट्रेन लेफ्ट हाफ ब्लैंक अवर एगो। जल्दी से ए एन दा में से क्या भरेंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ, अंजलि अंशुल का जवाब आया, शिवहरे का, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल गलत जवाब है अंशुल का, ए भर रहे हैं अंशुल। ठीक है, और अभिषेक ने एन भरा है, अंजलि ने एन भरा है, लक्ष्य एन, बिल्कुल सही। ठीक है, आई एम बाइंग मैंगोज का सर इसे बता दो, श्रेष्ठ बता रहे हैं। ठीक है, एन, एन इसका सही जवाब है। फिर से सब लोग से देख लीजिए, क्या ध्यान देना, कल की परीक्षा में ऐसे ही वाक्य आपको खालिस्तान में आएंगे। यदि आपको अवर मिले, यदि आपको ऑनर मिले, यदि आपको ऑनेस्ट मिले, है ना, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो इनमें पहला अक्षर साइलेंट होता है और ये यहाँ से पढ़े जाते हैं। इसको अवर पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसलिए सब में क्या आएगा? एन, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये स्वर ध्वनि से शुरू हो रहे हैं। इन शब्दों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दूसरा, आई हैव नॉट खाली स्थान मनी, सम और एनी भरना है। आई हैव नॉट ब्लैंक मनी। ठीक है, इसमें सम और एनी भरना है। ठीक, जल्दी से जवाब देंगे। एनी, अंशुल का जवाब सबसे पहले आया है, एनी। लक्ष्य का भी आया है और अंजलि पटेल का भी सही है जवाब, बिल्कुल सही। अंजलि, सपना, पूजा, बिल्कुल, सगुन, सारे लोग सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। द बस, आगे वाला सुनिए। द बस ब्लैंक कम लेट, द बस ब्लैंक कम लेट। इसमें आपको भरना है माइट और मे और शुड, मे, माइट और शुड भरना है। यस, लोकेश गलत लिख रहे हैं। माइट क्यों लिख रहे हो? थोड़ी ना हम अपने पास्ट में बता रहे हैं। अंशुल का जवाब सही है, यादव जी का सही है, आकांक्षा का जवाब गलत है। सगुन, माइट क्यों भर रहे हो भाई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है द बस कम लेट। ठीक है, तो यहाँ पर मे और माइट दिया है, शुड तो आएगा ही नहीं, तो माइट पास्ट फॉर्म है मे का, है ना। तो यहाँ पर जो है ये माइट भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, दोनों सही हो सकते हैं। द बस माइट कम लेट अब टुमारो, अगर टुमारो जैसे शब्द बने हो यहाँ पर, अगर हम भविष्य में संभावना को बता रहे हो तो हम यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। यदि हम टुमारो या नेक्स्ट डे शब्दों का प्रयोग कर देंगे, अगर नहीं है टुमारो और नेक्स्ट डे तो फिर आप क्या लगा दीजिए? वर्तमान की पॉसिबिलिटी को मे से ही दर्शाते हैं, ध्यान रखना। अगर इसके बाद हम टुमारो या नेक्स्ट डे जोड़ देंगे तो आप माइट लगाएंगे, क्योंकि यह वर्तमान की संभावना है, अभी कुछ नहीं जुड़ा है,
तो हम यहाँ पर मे लगा देंगे कि बस लेट आ सकती है, वर्तमान की संभावना बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक, तो आगे चलते हैं। ही गेव मी ब्लैंक मनी, ही गेव मी मनी। ठीक है, तो अब इसमें आपको फ्यू और लिटिल भरना है। ही गेव मी खाली स्थान मनी, इसमें आप जल्दी से भरिए फ्यू या लिटिल में से कोई एक चीज। जवाब अभी तक नहीं आया मेरे पास। यस आया, यादव जी का लिटिल, लक्ष्य लोकेश नायक का लिटिल बिल्कुल सही जवाब है। फ्यू क्यों भर रहे हैं? अंशुल अभिषेक फ्यू भर रहे हैं, गलत है। सुनिधि सम क्यों भर रही हो? ठीक है, ही गेव मी सम मनी, हाँ सम भी ऑप्शन है, सम भी सही है, लेकिन फ्यू लिटिल का समझ लीजिए। ये लोग जो फ्यू भर रहे हैं ये ध्यान से सुन लें। हाँ सुनिधि तुम भी अभी भी गलत भर रही हो फ्यू। चलो चलो चलो, अब सभी लोग, सुहानी ने सही भरा है। अब सुन लो सभी लोग, अच्छे से लिख लो इस बात को। मनी यानी पैसा, मनी यानी पैसा, कि पैसा बोलता है, ये गाना सुना होगा। तो मनी और टाइम इनको अनकाउंटेबल नाउन में गिना जाता है। ये अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंट होती है। 10 बार कह रहा हूं मैं, मनी और टाइम गिनने, एस्टिमेट करने में तो ऐसा लगता है काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंट होते हैं। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगता है, काउंटेबल के लिए फ्यू लगता है। अगर सम आ जाए, सम फ्यू लिटिल, तो फ्यू और लिटिल दोनों रिजेक्ट कर देना। सम एनी दादा हैं कौन के? फ्यू और लिटिल के। तो कभी ऐसा ऑप्शन मिले सम फ्यू लिटिल, तो आप सम को भरना, फिर फ्यू और लिटिल में से कुछ मत करना। लेकिन अगर मनी के पहले आपको फ्यू और लिटिल भरने आए तो आप क्या भरेंगे? केवल लिटिल भरेंगे। अगर टाइम आए तो भी आप लिटिल भरेंगे। जैसे ही गेव मी खाली स्थान टाइम, लिटिल टाइम। ही गेव मी खाली स्थान मनी, लिटिल मनी। क्लियर है? इस चीज को आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, शिवानी फ्यू लिख रही है। बताओ, फ्यू मतलब होता है हम जिन चीज़ों को गिन सकें, काउंट। अब आप कहोगे सर आप हमें नोट दोगे तो हम गिन देंगे, तो गिन दोगे भाई तो 100 के 2, 200, 500 के 2, 1000, 2000 के 2, 4000 हो जाएंगे ना। इस्टीमेट करोगे आप करेंसी को, तो मनी को इस्टीमेट किया जाता है, इसलिए इसको काउंटेबल में नहीं लेते, आप अनकाउंटेबल में ही इसको लेंगे। ठीक सर, आ लिटिल का यूज़ कहाँ होता है? अब चलो आ लिटिल और लिटिल के बारे में हम आपको फिर से बता देते हैं। लिटिल लगता है नेगेटिव सेंस के लिए। नेगेटिव सेंस मतलब, ध्यान से सुनना, सभी लोग लिख सकते हैं। लिटिल और आ लिटिल बता रहा हूँ मैं। सपना ने पूछा है लिटिल और आ लिटिल कहाँ लगता है, बड़ी छोटी सी बात है। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और आ लिटिल मतलब होता है थोड़े से ज़्यादा। ध्यान देना, लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए आता है ना। नेगेटिव सेंस मतलब ये नहीं नेगेटिव वाक्य, आप नेगेटिव सेंटेंस मतलब समझ। नेगेटिव सेंस मतलब ना के बराबर, रत्ती भर कहते हैं जो अपन, तन्नक्शा छोड़ा था, वही कहलाता है लिटिल। और आ लिटिल मतलब ना के बराबर से थोड़ा ज़्यादा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप पैथोलॉजी जाते हैं, जब आप पैथोलॉजी जाते हैं तो आपको मान लो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना है, तो आपकी उंगली में वो सुई लगाता है पैथोलॉजी वाला, और आपकी उंगली को दबा करके एक बूंद खून ले लेता है। कितना खून है? लिटिल। लिटिल मतलब बिल्कुल जरा सा। ठीक, और जब आपको मलेरिया हो जाता है, जब आपको कोई ऐसी डिसीज़ हो जाती है, कोरोना हो जाता है, तो फिर वो नस में से खून निकालता है, सिरिंज में से। कितना निकालता है? बूंद नहीं, 2 या 5 या 10 ml। तो वो कितना हो गया? आ लिटिल हो गया। क्लियर हो गई समझ में? ठीक है, जैसे और उदाहरण सुन लो अच्छे से सपना। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खा रहा है, तो कहते हैं यार थोड़ी सी चॉकलेट दे दो। छोटा सा बच्चा रहता है, सो वो मालूम क्या करता है? चॉकलेट को ऐसे पकड़ेगा, ये समझ लो चॉकलेट है ना, और चॉकलेट खा रहा होगा तो इतना सा निकालेगा, ये इतनी सी, और इतनी सी चॉकलेट आपको जीभ पर रख देगा और कहेगा चॉकलेट खा ली। तो अब आप बताओ कितनी चॉकलेट खाई आपने? लिटिल खाई कि आ लिटिल? ये कितनी है? लिटिल। अब आपका दोस्त चॉकलेट खा रहा है, दोस्त मैच्योर इसके, उन्होंने कहा क्यों भाई चॉकलेट खा रहे हो, थोड़ी सी हमें भी दे दो। तो अब उसने क्या किया? ऐसी चॉकलेट ली और ये बीच में से तोड़ करके ये तुम खा लो, ये मैं खा लेता हूँ। तो ये देखिए ये कितना हिस्सा हो गया?
जर्रा से बढ़ गया तो वो क्या हो गया, आ लिटिल हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये लिटिल और आ लिटिल है, ठीक है। अब शायद समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। हाँ, आ लिटिल बाय फ्रेंड, बिल्कुल सगुन ने सही लिखा कि आ लिटिल बाय फ्रेंड और लिटिल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चों के द्वारा लिटिल चॉकलेट दी जाती है और आ लिटिल दी जाती है किसके द्वारा, मतलब फ्रेंड के द्वारा। और होल किसके द्वारा दी जाती है, माँ बाप के द्वारा। माँ बाप होल चॉकलेट दे देते हैं। बेटा अगर मान लो मम्मी चॉकलेट खा रही हैं और बेटा और बेटी ने कहा मम्मी चॉकलेट खाना है, मम्मी कहेंगी लो तुम ही खा लो, प्रेम है उनका, स्नेह है, तो वो हमें होल देंगी, WHOLE होल। क्लियर है, ये होल होता है, ठीक है। हाँ तो पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स मान लीजिए, ठीक है। चलो सो सपना का क्लियर हो गया। अगला खालिस्तान सुनिए, आ रूम ब्लैंक, खालिस्तान मी बाय वार्डन, ऑप्शन है वॉज अलॉटेड, अलॉटेड या वॉज अलॉटिंग। आ रूम खालिस्तान मी बाय द वार्डन, वॉज अलॉटेड या अलॉटेड या फिर वॉज अलॉटिंग। जवाब अभी तक नहीं आया। एक कमरा मुझे दिया गया वार्डन के द्वारा, यस सगुन का जवाब बिल्कुल पहला आया है, उसमें वॉज अलॉटेड भरा है, बिल्कुल सही जवाब है। नीतेश क्यों अलॉटेड भर रहे हो भैया, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में आता है। सुनिधि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वॉज अलॉटेड बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्रिया भरने आए, जब भी आपको क्रिया भरने आए, मतलब क्रिया का फर्स्ट आए, ING आए, सेकंड आए, एक बार ये जरूर देखना कि दिया गया वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है। यदि पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा सहायक क्रिया के साथ, और एक्टिव है तो फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, ING भी आ सकता है, ठीक। जब वाक्य एक्टिव होगा, अब आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम एक्टिव है कि पैसिव। पैसिव के दो लक्षण सुन लो, अगर किसी वाक्य में अंत में बाय लगा हो और उससे एजेंट जुड़ा हो, बाय प्रिंसिपल, बाय मैनेजर, बाय मनीष, बाय मानसी, बाय फ्रेंड या कुछ भी, तो कौन सा वाक्य आ गया है, पैसिव आ गया है। और यदि आपका कर्ता निर्जीव है, यदि आप वाक्य पढ़ रहे हो कर्ता निर्जीव है, तो ज़्यादातर, हमेशा नहीं कह रहे हूँ, ज़्यादातर पैसिव वॉइस ही होते हैं। इस वाक्य का कर्ता क्या था, रूम, तो रूम होने के कारण हमने पैसिव का निर्माण किया है। यदि व्यक्ति का नाम होता तो एक्टिव वॉइस बनता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे, ये 2009 के अभी मैं आपको खालिस्तान बता रहा हूँ। अगला खालिस्तान है, ही लॉस्ट ब्लैंक द मनी ही हैड, ही लॉस्ट, ये समझ लीजिए, सपना तुम जरूर समझ लो क्योंकि तुमने अब भी पूछा था लिटिल और आ लिटिल। ही लॉस्ट खालिस्तान द मनी ही हैड, क्लियर। अब आपको इसमें भरना है भैया ईच, एवरी और लिटिल, आ लिटिल। चलिए जवाब दीजिए क्या आएगा। अंजलि ने जवाब दे दिया है लिटिल, लिटिल तो ऑप्शन ही नहीं है अंजलि, ठीक है। ऑल, हाँ ऑल क्यों भरा भाई, ऑल का मतलब तो सभी होता है, सभी पैसा थोड़ी होता है, ठीक। इसमें चार्जर लगा देना जरा, निकल रहा है, ठीक है। तो ऑल तो नहीं आएगा यादव जी। ईच, एवरी, अरे एवरी भर रही हो सगुन, क्या लिखा है, मनी, मनी कैसी संज्ञा है, अनकाउंट, और अनकाउंट के लिए ईच एवरी नहीं आते। ईच एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन काउंटेबल के साथ आते हैं। ईच स्टूडेंट, ईच फ्रेंड, ईच टेबल, ईच चेयर, एवरी सिटी, एवरी बॉय, इस प्रकार से आते हैं। तो ईच और एवरी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है ना। हमें नाउन क्या दी है, देखो मनी, तो हमने क्या आ लिटिल भर दिया, ठीक है। यहाँ पर ही लॉस्ट आ लिटिल मनी ही हैड, सॉरी अरे सॉरी आ लिटिल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सॉरी टू से, ही लॉस्ट
लिटिल, लिटिल था, ठीक, तो यहाँ पर अपन लिटिल भर देंगे। ही लॉस्ट, अरे सॉरी, दा नहीं था, ये था, ये ही लॉस्ट ब्लैंक मनी ही हैड, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, लिटिल, मतलब उसके पास जो ना के बराबर पैसा था वो भी उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ध्यान रखना, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य के अंत में ही हैड, ही हैज़ या ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको वहाँ नेगेटिव सेंस ही भरना है, और नेगेटिव सेंस में क्या होता है, लिटिल, है ना, और आ लिटिल उससे ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पर क्या भर देना है, लिटिल। चलिए, आ लिटिल ऑप्शन नहीं है, गलत लिख गया था शिवानी, इसलिए लिटिल ही भरना है। आगे चलते हैं। स्विमिंग इज खाली स्थान, स्विमिंग इज खाली स्थान, ग्रेट फन, यहाँ पर ग्रेट के पहले ए एन द भरना है आपको। स्विमिंग इज खाली स्थान, ग्रेट फन, इसमें ए एन द भरना है। स्विमिंग इज, यस, सगुन का जवाब सही है, यादव जी का भी सही है, अंशुल का भी जवाब सही है, ए आर्टिकल आएगा, दिव्या का भी सही है, सपना का, सपना दा क्यों भर रही हो, जरा मुझे दा का रीज़न बता दो, क्यों भाई दा क्यों आएगा यहाँ, कौन सी ऐसी बात लग रही है आपको कि दा का कोई स्पेसिफिक यूज़ हो रहा है। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट फन, स्विमिंग एक अच्छा, ग्रेट फन मतलब एक अच्छा फन है, जॉय है ना। चलिए अगला वाक्य है, ही खाली स्थान टीचिंग हेयर सिंस 1982, है ना, ही इज टीचिंग हेयर, खाली स्थान, सिंस 1982, हैज़ बीन या इज या हैज़ बीन या इज या हैज़। यस, यादव जी का सही जवाब आया, हैज़ बीन। यादव नाम क्यों नहीं लिखे इसमें, यादव लिखा आ रहा है, पता नहीं क्या नाम, ठीक है। चलिए, हैज़ बीन राइट आंसर है। फिर से एक बार सभी लोग सुनकर जाइए। कल यदि आपको पेपर में खाली स्थान आता है और लास्ट में सिंस फॉर लगा आता है, लास्ट में यदि सिंस फॉर लगा आता है तो आपको बीन बजाकर आना है। क्या बजाकर आना है, बीन बजाकर आना है, ठीक है। सिंस फॉर लास्ट में तो आगे बीन बजाकर आना है। अब चाहे वो हैज़ बीन बजा दो, चाहे हैड बीन, चाहे हैव बीन, कुछ भी बजा दो, ठीक है, आपका वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे कुछ खाली स्थान थे। अब चूंकि क्लास लंबी हो जाएगी, आपको अभी और भी पढ़ना है, एक बार मैं पेपर के बारे में आपको और समझा देता हूँ और आप चैट बॉक्स में मुझे बता भी दें कि आपको क्या समझना है अभी हाल फिलहाल में, ग्रामर में या कुछ भी, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आएगी अनसीन। अनसीन को पढ़िएगा, पढ़ करके आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़कर अनसीन पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको आपके सवालों के जवाब तुरंत मिलते जाएंगे। उन्हें टिक करते जाइए कहाँ पर किस क्वेश्चन की लाइनें मिल रही हैं, आराम से फिर जवाब को तलाशिए। 4 ऑप्शन ज़रूर देखिए। 4 ऑप्शन में क्या होता है कि हमारी क्लैरिटी आ जाती है कि ये 3 तो गलत हैं, यही सही होगा। नोट मेकिंग जब भी आप करें तो नोट मेकिंग करने के लिए आपको, ये आपकी कॉपी की साइड लाइन है। फिर एक बात बता रहा हूँ, नोट मेकिंग का सेटअप, आपको यहाँ पर टाइटल लिख देना है। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। टाइटल को ऐसे लिखें, स्पेलिंग TITLE होती है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। फिर आप यहाँ पर नोट्स लिख दें। नोट्स के बाद आप जो भी नोट्स बना रहे हैं 1.1, 1.2, 1.3 करके नोट्स बना दें। यदि सब हेडिंग आए तो आप यहाँ लिख दें। लास्ट में आप जहाँ पर आपके नोट्स खत्म होते हैं उसमें आप शॉर्टेड फॉर्म को भी बता दें कि आपने जो शॉर्टेड फॉर्म यूज़ किए हैं वो, तो यूज्ड शॉर्टेड फॉर्म, यूज्ड शॉर्टेड फॉर्म ये अंदर ही लिखना है आपको, ठीक है। एक बॉक्स बना देना है और लिख देना है यूज्ड शॉर्टेड फॉर्म। अब एब्रीविएशन मत लिखना, नहीं तो आप लोगों की स्पेलिंग ही नहीं बनेगी। शॉर्टेड फॉर्म, तो यूज्ड शॉर्टेड फॉर्म का एक बॉक्स बना देना है और यहाँ पर आपको बता देना है कि आपने कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं। बस ये नोट्स का सेटअप है, आप नोट मेकिंग कर देंगे। नोट मेकिंग आप बहुत अच्छे से करें, स्पेशल पॉइंट्स को ले लें,
ठीक है, पहले पैराग्राफ को पढ़ लें, फिर उसमें फुल स्टॉप गिन लें कि कितने सेंटेंसेस दिए गए हैं, फिर उस सेंटेंसेस को गिनकर उसका आधा या 75% पोर्शन हमें नोट मेकिंग में लेना होता है। ठीक है, टाइटल बहुत अच्छे से निकालें। ठीक है सर, अनसीन में सिमिलर मीनिंग कैसे पता करें? तो सिमिलर मीनिंग के लिए आप अनसीन की लाइनों को पढ़िए, वहाँ सिमिलर मीनिंग जो वर्ड दिया रहता है उसका कुछ जवाब लाइनों से भी पता चल जाता है किस बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आसानी से बनेगा, आपको सरल अनसीन होगी, इतनी कठिन नहीं होगी। इसके बाद राइटिंग सेक्शन में आप नोटिस और एडवर्टीजमेंट और पोस्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे चैनल पे सारे वीडियो डले हैं। आपको निबंध को लेकर बड़ी समस्या है कि आप कौन सा आएगा, टाइटल आएगा कि निबंध आएगा। वंडर ऑफ साइंस, गेम्स एंड स्पोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऐसे टाइटल आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो आपको परीक्षाओं में ज़्यादातर आते हैं। ठीक, अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो आपको अथवा में रिपोर्ट राइटिंग भी आती है, तो आप रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। एक्सीडेंट की रिपोर्ट आती है, किसी समारोह की रिपोर्ट आती है, सेलिब्रेशन की आती है, वो आप कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता है आपका सी सेक्शन। सी में आप ग्रामर करिए, खाली स्थानों को भरिए, डू एज डायरेक्टेड कर दीजिए। इसके बाद डी सेक्शन में आपको एक्सट्रैक्ट आएगा पोएट्री का। पोएट्री के एक्सट्रैक्ट पिछले साल माई मदर एट 66 का आया था, इस बार कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी या आंट जेनिफर टाइगर से आपको एक्सट्रैक्ट आने की ज़्यादा संभावना है, उनको कर लीजिएगा। कुछ आ रहे हैं ऑफिशियल, सर ईदर और नीदर बता दीजिए। ठीक है, ये मेरे वीडियो देख लीजिएगा, ईदर और नीदर के मैंने आपको समझाएं प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से। ठीक है, उस वीडियो से आप समझ लीजिएगा। लाइव क्लास में समय ज़्यादा होने जा रहा है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा काम है, उसको करने के लिए अभी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए, तो आप टेक्स्ट बुक में एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा और सभी पोएम के नाम याद कर लीजिएगा। माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखी है। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा ने लिखी है। वॉइस ऑफ द रेन जो आ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स ने लिखी है। ठीक है, और आंट जेनिफर टाइगर्स किसने लिखी है? आंट जेनिफर टाइगर किसने लिखी है? जल्दी से मुझे नाम लिखकर बताएं, देखता हूँ किसको याद है। हाँ, एड्रिन रिच, वेरी गुड, ये हमें बताया है सुबोध यादव ने, वेरी गुड। ठीक है, तो सुबोध बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। एड्रिन रिच ने लिखा है, तो आपको 1 नंबर तो इसी का मिलना है कि ये पोएट कौन सी, पोएम कौन सी है, पोएट का नाम कौन सा है, और एक आएगा आपको उसी कविता के जो शब्द हैं उसमें से एक प्रश्न। फिर आएंगे आपको पोएट्री के क्वेश्चंस, तो आप 3 क्वेश्चन पोएट्री के आना है आपको। हो सकता है कि आपको थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 66 से तीनों प्रश्न मिले। ठीक है, और साथ में रोड साइड स्टैंड से भी आपको कोई प्रश्न मिलेगा। अच्छे से पढ़िएगा, मैंने इस पर वीडियो बनाया सेंट्रल आइडिया पर। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आएगा आपको, कीपिंग क्वाइट और आ थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़िएगा। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक के 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आने, 6 दिए जाएंगे, 5 करना है। छोटे छोटे प्रश्नों को याद रखिएगा, मुकेश को और लास्ट स्प्रिंग से पढ़ लीजिएगा। लास्ट लेसन से जो मैंने प्रश्न बताए, चारों सेट में जो प्रश्न है वो भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि चारों सेट में से पूरा पेपर आएगा, कुछ परसेंट पेपर आपको चारों सेट में से मिलेगा, कुछ आपकी बुद्धि विवेक और आपकी जीनियस और आपके ब्रिलियंट होने का सबूत मांगेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको मेरिट में ले जाएंगे, तो वो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट ही कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप बिस्टास को भी पढ़ लीजिए। बिस्टास में आपको जो दिए गए हैं लेसन, उनको टाइगर किंग को पढ़ लीजिएगा। 3rd लेवल में जो चार्ली का कैरेक्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न, हर पार्ट हर लेसन का पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जरूर पढ़ के जाना। पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हर पार्ट का पढ़ के जाना, आपको उसमें सफलता मिलेगी। बिस्टास का बता दीजिए। तो देखो सुबोध, बिस्टास में क्या करना है कि बिस्टास में आपको 1-2 क्वेश्चन आने हैं, 2-2 नंबर के एक आना है, 3 नंबर का, 7 नंबर आपको बिस्टास से मिलने हैं। तो आपकी कहानियाँ हैं, कहानियों में कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर स्केच जरूर याद कर लेना। चार्ली का है, डॉक्टर सदाव का है। ठीक है, ये जो अपन ने पार्ट पढ़े हैं टाइगर किंग में वो ज़रूर पढ़ लेना भाई के टाइगर किंग के नाम कौन कौन से थे, है ना, वो अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन उसमें भी दिया गया है अपना प्रैक्टिस सेट में, वहाँ से भी पढ़ के जाना। तो बिस्टास से आप कैरेक्टर स्केच पढ़िएगा और मूल क्वेश्चन जो सेंट्रल क्वेश्चन है, जो
आपके विस्तास के हैं, जैसे थर्ड लेवल किस चीज़ को बताता है, कैसे पहुंचा चार्ली थर्ड लेवल में, ये सब चीज़ें वहाँ छोटी छोटी पूछी जाएंगी। टाइगर किंग की मौत कैसे हुई, है ना, तो वो क्वेश्चन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि टाइगर किंग का अंत कैसे हुआ, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। बहुत अच्छे से लिखिएगा पेपर को करते वक्त घड़ी को सामने रख लीजिएगा। घड़ी सामने रखने से टाइम मैनेजमेंट होता रहता है। 180 मिनट आपके पास, 180 मिनट में आपको अपने अंजाम देने हैं, ठीक है। और आप हर क्वेश्चन को करते हो घड़ी पर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन में मन लग जाए, नोटिस ही बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ही बन रहा है आधे घंटे तक। आपका पेपर 15 या 20 मिनट पहले जो निर्धारित समय है उसके पहले पूर्व में आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे आप 15 मिनट में 20 मिनट में पूरे कॉपी की एक रीस्कैन कर लें आप कि आपने जो लिखा है उसमें स्पेलिंग गलत तो नहीं। एप्लीकेशन में ध्यान रखना, आप लोग कलेक्टर को लाउड स्पीकर और हॉस्पिटल में कमी वाली एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे क्या करते हैं, योर्स लिखते हैं और हलंत लगा देते हैं, ये है ना, ये गलती ना करके आइए परीक्षा में, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। आप योर्स लिख कर आएंगे और फेथफुली, ओबीडेंटली, सिंसियरली, ट्रूली जो लिखना हो वो आप लिख दीजिएगा, लेकिन योर्स लिख कर आइएगा। ये ज़रूर चेक कर लेना कल एप्लीकेशन लिखते वक्त ये हलंत तो नहीं लगा दिया, वो गलती ना हो। सही एड्रेसिंग करें, जो पते एप्लीकेशन में आए हैं वही पता लिखें, वही नाम लिखें, अपना नाम ना लिखें, गलती से स्कूल का नाम ना लिख जाए। कुछ लोग टू द कलेक्टर गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह लिख देते, मतलब कलेक्टर को स्कूल में डाल देते, तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट को सही तरीके से आप रिसीवर्स के एड्रेस को लिखें। ये कुछ सावधानियां हैं, उसको करते रहें, बिल्कुल ना डरें। आपका सबसे अच्छा पेपर जाएगा इंग्लिश का, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप करके आपका पेपर कैसा गया। तो अब मैं विदा ले रहा हूँ। विदा लेते के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपके हैं चैट बॉक्स में। वर्षा रावत कह रहे हैं सर फ्लेमिंगो का बता दीजिए प्लीज़। देखो वर्षा, फ्लेमिंगो में गिने चुने 5-6 लेसन है। पहला लेसन लास्ट लेसन है जिसमें फ्रेंच और एम हैमेल के बारे में बताया गया है, उसी से एक क्वेश्चन आएगा शायद ये क्वेश्चन कि नोटिस बोर्ड पर क्या चिपकाया गया था। ये क्वेश्चन ज़्यादा पॉपुलर लग रहा है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो तो पूछ लिया है पिछले साल, इसलिए उसकी संभावना कम है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर जो अपना एम हैमेल है टीचर, उनका कैरेक्टर स्केच भी पढ़ लें, ठीक है। फ्रेंच के बारे में भी पढ़ लें। अब आगे जाकर लॉस्ट लेसन आता है, तो लॉस्ट स्प्रिंग आता है। लॉस्ट स्प्रिंग में साहिब और मुकेश दो लोगों की कहानी है। फिरोजाबाद को लेकर चूड़ियों की बात होती है कि भैया चूड़ी कहाँ ज़्यादा बनती हैं, चूड़ी बनाने वाले लोगों को कौन सी परेशानियां होती हैं, ये छोटे छोटे उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और एक वो क्वेश्चन कर लेना कि मुकेश को वो चाय का कंटेनर क्यों भारी लगता था। चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ पढ़ लेना। तीसरा लेसन आपका आता है जो लॉस्ट स्प्रिंग के बाद आता है डीप वाटर। डीप वाटर में जाकर के विलियम डगलस को क्यों वाटर से फियर था, उन्होंने अपने वाटर के फियर को क्यों दूर किया, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। और आगे जाकर के आपको इंडिगो मिलेगा। इंडिगो में गांधी जी के बारे में हो सकता है कल ये भी आ जाए कि गांधी जी एक ग्रेट लीडर थे, इसके बारे में गांधी जी के बारे में कुछ शब्द लिखो। तो आपको बताया था मैंने कि गांधी जी में 3 क्वालिटी थी। एक उनका कॉन्विक्शन अच्छा था, उनका पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग अच्छी थी, और बड़े क्या थे वो अर्नेसनेस थे, मतलब बड़ी गंभीरता रखते थे। ये 3 क्वालिटी गांधी जी की थी, जिसके कारण उनसे सभी लोग प्रभावित थे, है ना। चंपारण में राजकुमार शुक्ला एक संकल्पित व्यक्ति क्यों था, ये पहला ही क्वेश्चन है आपके लेसन का, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इंडिगो के बाद आप पोएट एंड पैनकेक्स में आ जाइए। पैनकेक्स क्या है, ये तो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। पैनकेक्स क्या को रेफर करता है, तो पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड है जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर भर के लाया जाता था, ठीक। इसके बाद उसमें जो ऑफिस नंबर 2 है सुबू, उनका कैरेक्टर स्केच पढ़ लीजिए। ऑफिस बॉय क्या काम करता था उसका बारे में पढ़ लीजिए, है ना। वहाँ पर एक चीज़ और थी, क्या इंटेग्रिटी थी, यूनिटी थी, कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियो में। तो जेमिनी स्टूडियो में इंटेग्रिटी का क्या कारण था, क्योंकि वहाँ सभी समुदाय सभी धर्म के लोग काम करते थे। ऐसे क्वेश्चन आंसर उसके पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका लेसन आता है क्या, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में एक दोनों जो लड़कियां हैं, ठीक है, जॉन्सी और दूसरा कैरेक्टर मुझे याद नहीं, जॉन्सी और क्या है, लिखना ज़रा,
सोफ़ी, हाँ सोफ़ी और जेंसी दो कैरेक्टर हैं, तो उनको पढ़ लीजिएगा। अब सोफ़ी काय के सपने देखती थी, क्या बनना चाहती थी, ये मेन क्वेश्चन उसका इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। सोफ़ी के और झांसी किसका किस्मत कहाँ पर काम करने लिखी थी स्कूल के बाद, बिस्किट फैक्ट्री में, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने एक लेसन इंटरव्यू छोड़ दिया। इंटरव्यू को आप जो मेन क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट में दिए हैं इंटरव्यू को लेकर के पढ़ लीजिएगा, तो आपकी पूरी फ्लेमिंगो तैयार हो गई। और है क्या फ्लेमिंगो में, 5 कविताएं, 6 लेसन हैं, ठीक, उनको तैयार कर लीजिएगा। माई मदर एट 66 के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि लेट विंटर मून क्यों कहा गया उनके चेहरे को, है ना, ये उनके कौन सा दुख और दर्द उनके सीने में उठता है जब वो अपनी माँ को देखती हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, सेंट्रल आइडिया पढ़ने से सारे प्रश्नों के उत्तर सेंट्रल आइडिया में आ जाते हैं। ठीक है, कीपिंग क्वाइट में पढ़ लीजिएगा कि आप तो 12 तक गिनने के लिए क्यों कहता है कभी, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, आकांक्षा पूछ रही हैं पैडलर वाला चैप्टर, हाँ वो तो रह ही गया। पैडलर वाले का हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया। पैडलर वाला जो चैप्टर है रेड ट्रैप को पढ़ लीजिएगा। और रेड ट्रैप में जो कैरेक्टर है पैडलर और क्रॉफ्टर, ठीक है, फेरी वाला और क्रॉफ्टर जो है उसके कैरेक्टर पढ़ लीजिएगा। और वही उसके आइडिया कहाँ से आया कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है पैडलर को, है ना। और उसमें जो एडला विल्मिंसन है कैरेक्टर, उसने इनविटेशन दिया था किसको, पैडलर को, तो उसने क्यों स्वीकार कर लिया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका वो तैयार हो जाएगा। हाँ, पूजा पटेल बता रही है वो फैशन डिज़ाइनर, हाँ सोफ़ी फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रही थी, एक्ट्रेस बनना चाह रही थी, और लास्टली वो एक बुटीक खोलना चाहती थी। और वो सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह करती थी किससे, डैनी कैसी से, जो एक फुटबॉल प्लेयर था। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी बात सही है। सुबोध लिख रहे हैं कि सर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, वो कौन से लेसन से आ सकते हैं। तो भैया कैरेक्टर स्केच किसी से भी आ सकता है। जो छोटे क्वेश्चन, सुन लो सभी लोग, जो क्वेश्चन आप 2 नंबर के लिए याद कर रहे हैं वो 3 का भी है, उसे अलग से नहीं करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं आधे 1.5 या 2 पेज में लिखना है। आपके पेपर में 1 2 3 4 मतलब इससे ज़्यादा का आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। 1 नंबर वाले ये कितने आएंगे, 32, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 2 नंबर वाले कितने आएंगे, 10। 3 नंबर वाले कितने आएंगे, 4। 4 नंबर वाले कितने आएंगे, 4। पेपर ख़त्म हो गया। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लिखना है। जो 2 नंबर के आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो वही 3 में आएंगे, तो आप वही आंसर लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ाकर। 3 नंबर में ज़्यादातर कैरेक्टर स्केच आएगा, या जो पाठ के पहले पहले प्रश्न है वो 3 नंबर में रखे जा सकते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो श्रेष्ठ कह रहे हैं लॉन्ग बताओ प्लीज़, तो ठीक है, आप लॉन्ग आंसर्स जो प्रैक्टिस सेट में उनको पढ़िएगा। पैसेज बताओ सर। अब ये पैसेज, ये आप लोग क्या है कि थोड़ी सी बातें आप लोग समझते नहीं हैं। अनसीन का मतलब ही होता है बिना सीन देखे हुए। अनसीन एक रीडिंग प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, कुछ भी आ सकता है। अब अनसीन ये पैसेज थोड़ी कि हमने ये कह दिया, डिसिप्लिन पे आ सकता है आपको पैसेज, आपको पंक्चुअलिटी पे आ सकता है आपको पैसेज, आपको कोई घटना पर आ सकता है। आपके पढ़ने की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। अनसीन पैसेज आर डिजाइंड टू assess your reading skill. If you are very good at reading, so you can solve unseen and passage very easily. सर द जर्नी ऑफ एंड ऑफ द अर्थ में, हाँ जर्नी ऑफ एंड ऑफ द अर्थ ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं, इसकी कहानी भी कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादातर प्रश्न आपके बिस्टास के जो है 3rd लेवल थीप्स स्टोरी 3rd लेवल से, और टाइगर किंग से, और आपका एनिमी, इन 3 से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो प्रश्न दिए हो पढ़ लीजिएगा जर्नी ऑफ एंड ऑफ द अर्थ से। इम्पॉर्टेंट लेटर बता दीजिए। इम्पॉर्टेंट लेटर मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको लेटर लिखने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन वाला वीडियो डाला था, कैसे लिखते हैं लेटर टू एडिटर। कलेक्टर को लाउड स्पीकर के लिए लिखना, बैन लगाने के लिए, और कलेक्टर को लिखना हॉस्पिटल में कमियां और गंदगी के लिए। ये इस साल के मेन लेटर हैं जो आ सकते हैं। इसके बाद अपने दोस्त को पत्र लिखो और उससे कहो कि वो इंग्लिश मैथ्स पढ़े, ये वाला पत्र इंपॉर्टेंट है। सिस्टर मैरिज वाला भी इंपॉर्टेंट है।
आपकी पुरानी एप्लीकेशन सब इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसमें बुक बैंक है, जिसमें फ़ीस कंसेशन है, जिसमें सब्जेक्ट चेंज है, ये सारी एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं कभी कभी एमपी बोर्ड में। एक बार तो 2014 के पेपर में 2 दिन की छुट्टी के लिए आ गई थी, 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखी है तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये भी आ गया था। तो आपको इस प्रकार के लेटर और पत्र आएंगे। लेटर और पत्र लिखते वक्त आप फॉर्मेट अच्छे से सीखिए। क्या होता है, लेटर में जो कंटेंट होता है उसके बीच की 2-3 लाइनें काम की होती हैं, वो बदल जाती हैं, सो आपका लेटर और एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने आपको एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका सिखाया वीडियो में, वो पढ़िएगा और पूरे फॉर्मेट को समझ लीजिएगा। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन के 4 नंबर कैसे मिलते हैं, नंबर 1 मिलता है फॉर्मेट पर, नंबर 2 नंबर मिलते हैं आपको कंटेंट पर, और 1 नंबर मिलता है आपको सब्सक्रिप्शन पर, आपने सही सब्सक्रिप्शन लिखा है कि नहीं। ऐसे 4 नंबर मिलते हैं। फॉर्मेट अच्छा बनाइए, सब्सक्रिप्शन अच्छा लिखिए, कंटेंट हर एप्लीकेशन के विषय के हिसाब से बदलते रहिए। मेरी एप्लीकेशन में मैंने सिखाया विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, और बताओ कि हम कौन है। अब कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मिस्टर लैम्ब वाला। तो अब देखिए, अब आज की इस क्लास में ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल डिस्कस नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ के लिए आप मेरे वीडियोस देखिएगा। बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ग्रामर में कोई डू एज डायरेक्टेड आप लेकर के परेशान हो रहे हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो फिर अब आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहने जा रहा हूँ। अब जो भी दिक्कतें हैं मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। सर आर्टिकल कौन सा IMP, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, गेम्स एंड स्पोर्ट और वंडर ऑफ साइंस, ये तीनों आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का तो बहुत अभी चल रहा है कि आएगा, या इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। पोस्टर आपको सेफ वाटर पर आ सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट पर आ सकता है, ठीक है, और प्लास्टिक बैग पर आ सकता है, ड्रग्स पर आ सकता है, उन पर आ सकता है पोस्टर। ज़्यादातर आपको ट्रीज़ पर आ सकता है, सेव ट्री पर भी आ सकता है आपको पोस्टर, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माई यूट्यूब वीडियो। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन योर study, so just WhatsApp me with the problem, so I will make a solution for you in form of video, or I will give you the written solution on your WhatsApp. So till then, best of luck to all of you. Do your paper very nicely and finely, and do your best and give your best. Thanks to all of you. Good night and best of luck again. बहुत अच्छे से करिएगा। 10 बार पेपर को, कॉपी को चेक करके आइएगा लास्ट में, जो 10-15 मिनट बचे, ठीक है। हाँ, ड्रग्स वाला पोस्टर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरे अब ये थैंक्स वैंक्स मत बोलो अनिल, है ना, ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। और सुहानी कह रही है थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो सभी को टाटा बाय बाय, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छे से पेपर करना बेटा, हमें 100 में से 99, 98 और 100 नंबर चाहिए इंग्लिश में, तब मेरा नाम आप बना रख सकेंगे, ठीक है। तो करिएगा, कोई दिक्कत हो पूछिएगा, मैं रात भर आपके लिए जाग रहा हूँ। आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं करिएगा और डरिएगा मत, धैर्य रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, ईश्वर सब सही करेगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपकी परसेंटेज कल का पेपर ही तय करेगा कि आप मेरिट में हैं, कि लैपटॉप तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। लैपटॉप अपन को नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेरिट, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड डू योर बेस्ट टुमारो। थैंक यू।